हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार। इंडियन पॉलिटिकल थॉट लेक्चर सीरीज में हम लोग जयप्रकाश नारायण को पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग जयप्रकाश नारायण के इंट्रोडक्शन और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने समझा था। अब इस लेक्चर में हम लोग जयप्रकाश नारायण के पॉलिटिकल थॉट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। भारत आज़ाद होता है और भारत आज़ाद होने के बाद एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को एडप्ट करता है, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडप्ट करता है। इस तरह से इंडिया का एक पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हो जाता है। जयप्रकाश यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, और वहाँ के यूरोपियन कंट्री के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर रहा था, डेमोक्रेटिक सरकारें वहाँ जो काम कर रही थी, उन सरकारों के कार्यशैली को स्टडी करने का कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट का, जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थे, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो चुका था। तो वे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कार्यशैली को एनालिसिस करना चाहते थे, वो विश्लेषण करना चाहते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह से काम करता है। इस तरह से जेपी यूरोपियन डेमोक्रेटिक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को एनालिसिस करने के दौरान वो पाते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं यूरोप में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम एक कॉमन पैटर्न पे काम कर रहे हैं। उनका जो कार्यशैली है, डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कार्यशैली है, वो एक कॉमन तरीका से काम कर रहा है। उन सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक मतलब ऐसा सिस्टम है जो कि सब एक बराबर, एक जैसे ही, एक तरीके से ही काम कर रहे हैं, एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। और वह तरीका क्या था कि उस तरीका में क्या था कि जो गवर्नमेंट था, उस कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा था। तो इस तरह से वे पाते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं यूरोप में, उनके अंदर एक कॉमन पैटर्न है। और कॉमन पैटर्न क्या है? तो वह कॉमन पैटर्न यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर कंसंट्रेट हो रहा था, पावर का, शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा था। और यह जेपी को सही नहीं लग रहा था, क्योंकि जेपी रियल मायने में एक डेमोक्रेट थे। जेपी अपने आप को वो कहते थे कि डेमोक्रेसी कभी भी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के हाथों में ज़्यादा शक्तियों का केंद्रीकरण हो। तो इस तरह से वो मानते थे कि डेमोक्रेसी तभी स्थापित हो सकता है जब लोगों के हाथ में, मतलब जो भी सिटीजन्स हैं, उन सिटीजन्स के हाथ में पावर होने चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वे पावर के डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करना शुरू करते हैं कि व्यक्तियों के पास शक्ति होना चाहिए, लोगों के पास निचले स्तर पे शक्ति होना चाहिए, न कि जो सबसे ऊपर जो सिस्टम में बैठा हुआ है, शक्ति का जो केंद्र है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। शक्ति का केंद्र सबसे ऊपर जो गवर्नमेंट है वहाँ नहीं होना चाहिए, होकर के शक्ति का जो केंद्र है वो शक्ति का केंद्र कहीं होना ही नहीं चाहिए। शक्ति विकेंद्रित होना चाहिए, हर जगह शक्ति होना चाहिए, लोगों के पास शक्ति होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी वहाँ पे पावर होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मैंने बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास पावर होना चाहिए। तो इस तरह से जेपी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कुछ कोशिश करना चाहते हैं। इस तरह से वे सरकार को उतना ही पावर देने के फेवर में होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसको उतना ही पावर देने के फेवर में होते हैं जितना कि वो बस शासन कर सके, ऑथोरिटेरियन न हो जाए, मतलब कि वो निरंकुश न हो जाए, सरकार निरंकुश न हो जाए, बस उसके पास उतना ही पावर होना चाहिए कि सरकार ताकि निरंकुश न हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसके पास एक अपार शक्ति होना चाहिए, अपार पावर होना चाहिए, जिससे कि मतलब वो कुछ भी डिसीजन लेने में समर्थ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके पास एक लिमिटेड पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास। इस तरह से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म लाने के उद्देश्य से उन्होंने 1959 ईस्वी में, 1959 में एक बुक लिखते हैं, और वो उस बुक का नाम क्या होता है? अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। आप लोग इस बुक के नाम को याद कर लीजिए, क्योंकि यह बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बुक में उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करने के बारे में बात करते हैं। जेपी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जगह पर कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी के पक्षधर थे। वे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जगह कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी के पक्षधर थे, और सेंट्रलाइज इकोनॉमी की जगह डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के पक्षधर थे। अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं कि यह कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी क्या होता है। तो कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी अर्थात कि समाजवादी लोकतंत्र, तो यह इसे जेपी के समाजवाद से के तहत भी हम लोग समझ सकते हैं। मतलब कि जेपी का समाजवाद
भी इसे कहा जाता है। तो चलते हैं इस जेपी के समाजवाद को समझते हैं। जेपी का समाजवाद पिरामिड मॉडल पे बेस्ड है। तो हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि पिरामिड मॉडल क्या होता है। तो पिरामिड के आकार को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पिरामिड का आकार कैसा होता है। पिरामिड के आकार में हम लोग देखते हैं कि पिरामिड का जो बेस होता है, जो उसका नीचे का जो एरिया होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है, और जैसे जैसे पिरामिड ऊपर की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उसका एरिया छोटा होते जाता है। तो जेपी का जो कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी था, जो डेमोक्रेसी जेपी का जो समाजवाद था, इसी पिरामिड मॉडल पे बेस्ड था। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि यह जो पिरामिड मॉडल था, इस पिरामिड मॉडल में जेपी 5 पिलर मॉडल के तहत गवर्नमेंट के पार्ट को डिवाइड करते हैं। 5 पिलर, ये सब 5 पिलर मॉडल भी बोला जाता है। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिला कि जेपी का 5 पिलर मॉडल क्या है। तो इस तरह से यह जेपी का समाजवाद के तहत ही आता है। तो हम लोग इस पिरामिड मॉडल को समझने का कोशिश करते हैं कि पिरामिड मॉडल के तहत जेपी क्या समझाना चाहते हैं, किस तरह के कंसेप्ट को, किस तरह के एक पॉलिटिकल सिस्टम को लाना चाहते हैं। तो इस पिरामिड के आधार में, जो पिरामिड का जो आधार होगा, पिरामिड का जो बेस होगा, नीचे वाला पोर्शन होगा, वह विलेज होगा, ग्राम सभा होगा, ग्राम पंचायत जिसे बोलते हैं हम लोग, यह होगा। और उसके ऊपर, उस बेस के ऊपर ब्लॉक होगा। जो ब्लॉक हम लोग बोलते हैं, जो अंचल बोला जाता है, पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पे जो इलेक्टेड जो पर्सन होता है, जो पंचायत समिति जी हम लोग बोलते हैं, तो पंचायत समिति। उसके बाद उसके ऊपर जो होगा वह डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला परिषद, जिसका कि जिला के स्तर पे जो चुनाव जो होता है लोगों के द्वारा, और जिला परिषद बोला जाता है, जिला परिषद का चुनाव होता है। इस तरह से उसके ऊपर जो होगा वह स्टेट होगा, राज्य, जिसको प्रोविंस उन्होंने बोला है। और उसके बाद सेंटर होगा। उसके बाद सेंटर मतलब केंद्र होगा, जो केंद्रीय सरकार है, भारत सरकार। तो इस तरह से उन्होंने बेस से लेकर के ऊपर हाई तक, वो चोटी तक, वो बताने का कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे शक्तियों का विभाजन होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। तो वे सेंटर को सबसे ऊपर रखते हैं। पिरामिड मॉडल में सेंटर को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि इस सेंटर में सबसे कम पावर निहित होगा, सबसे कम शक्ति निहित होगा, और सबसे कम शक्ति सेंटर में होगा। उसके बाद कम जो शक्ति होगा और राज्य के पास होगा, और उसके बाद जो कम शक्ति होगा वो जिला परिषद के पास होगा, और उसके बाद जो शक्ति होगा उससे ज्यादा शक्ति वो होगा पंचायत समिति के पास, और सबसे ज्यादा जो शक्ति होगा ग्राम सभा के पास होगा। ग्राम सभा स्तर पे इतना ज्यादा शक्ति होगा कि ग्राम सभा खुद में एक स्टेट जैसा काम करेगा, स्टेट जैसा फंक्शन करेगा। उसके पास सारा चीज, उसके पास ग्राम सभा के पास, ग्राम पंचायत के पास जुडिशियरी भी होगा, लेजिस्लेटिव पावर भी होगा, एग्जीक्यूटिव पावर भी होगा। मतलब कि वह कानून बना भी सकता है, वो न्याय भी, न्यायपालिका की शक्ति भी उसके पास होगा, और वह जो बनाए गए कानून है उसे एग्जीक्यूट मतलब कि वो कार्य, क्या बोला जाता है उसे, कार्यपालिका की शक्ति भी उसके पास होगा। मतलब कि वो कार्य प्रारूप को देने के लिए भी समर्थ होगा। इस तरह से वे बताते हैं कि सेंटर, केंद्र, और जो राज्य का जो लेवल होगा उसके पास लिमिटेड पावर होगा। सेंटर एंड प्रोविंस लेवल शुड बी लिमिटेड पावर। मतलब कि जो केंद्र सरकार होगा, भारत का सरकार, और राज्य सरकार, जैसे बिहार सरकार मान लेते हैं, तो इस तरह से राज्य और केंद्र सरकारों के पास लिमिटेड पावर होगा, ज्यादा शक्ति नहीं होगा। वे कुछ ही शक्तियों को अप्लाई कर सकते हैं। और जब नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज के पास, इसके पास ज्यादा शक्ति होगा, शक्ति इनके पास ज्यादा हो जाएगा। जिला परिषद के पास, पंचायत समिति के पास, और उसके बाद पंचायत ग्राम सभा के पास। इस तरह से जो लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर होगा। तो इस तरह से यह पिरामिड मॉडल काम करता है, जो जेपी ने इसको डिस्क्राइब करने का कोशिश। जेपी इस मॉडल को स्वराज फ्रॉम बिलो बोलते हैं। स्वराज फ्रॉम बिलो मतलब कि स्वराज, स्वराज मतलब स्वराज को समझने का कोशिश करते हैं। स्वराज वैसा राज्य, स्वराज मतलब कि खुद का खुद के ऊपर शासन, खुद का खुद के ऊपर शासन ही स्वराज बोला जाता है। मतलब खुद से शासन, स्व मतलब खुद, और राज मतलब शासन, खुद से शासन मतलब खुद का खुद के ऊपर शासन, तो इसे स्वराज बोला जाता है। तो जेपी इसको क्या बोलते हैं, स्वराज फ्रॉम बिलो, मतलब कि नीचे से, सबसे नीचे से स्वराज स्थापित करना। अगर नीचे लेवल पे स्वराज स्थापित हो जाता है तो फिर हमारा जो एक मोटो है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का, तो फिर रियल डेमोक्रेसी हमारे पास होगा। इस तरह से जेपी स्वराज फ्रॉम बिलो की बात करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो
इस मॉडल को, इस डेमोक्रेटिक मॉडल को वो पार्टीलेस बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत ऐसा काम होगा, ऐसा जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रन करवाया जाएगा। नहीं, इस पॉलिटिकल पार्टी में, इस पॉलिटिकल सिस्टम में कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी का कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। पार्टीलेस, इसे पार्टीलेस डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो जेपी के कॉन्सेप्ट में पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात आती है। अगर कोई पूछता है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात किसने की, तो आप लोग बोल सकते हैं कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात जेपी ने की थी। इस तरह से जेपी राजनीतिक दल विहीन राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। जेपी इस पॉलिटिकल सिस्टम को, इस सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को जिसको जेपी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में, उस सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को सर्वोदय बोलते हैं, सर्वोदय। तो अब हम लोग चलते हैं सर्वोदय को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर यह सर्वोदय का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के तहत क्या क्या आता है। सर्वोदय के कंसेप्ट को सर्वप्रथम गांधी जी ने इजाद किया था। गांधी जी ही इस सर्वोदय के कंसेप्ट को प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के सामने, और जेपी गांधी जी के इस सर्वोदय के कंसेप्ट को आधार बनाते हैं अपने पॉलिटिकल थॉट को विकसित करने के लिए, अपने पॉलिटिकल थॉट के द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम को विकसित करने के लिए। तो इस तरह से गांधी जी के द्वारा जो दिया गया सर्वोदय का जो विचार था, उस सर्वोदय के कंसेप्ट को ही जेपी एडप्ट करते हैं और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं सर्वोदय के तहत, कि पॉलिटिकल जो है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब राजनीतिक व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। विनोबा भावे इस सर्वोदय को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। विनोबा भावे सर्वोदय को कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो सर्वोदय डज नॉट मीन गुड गवर्नमेंट और मेजोरिटी रूल, इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब कि विनोबा भावे कहते हैं कि सर्वोदय का मतलब ये नहीं होता है कि एक अच्छा सरकार हो, एक बहुमत का सरकार हो, ऐसा नहीं होता है। सर्वोदय का मतलब कि एक अच्छा सरकार, बहुमत का सरकार, ऐसा नहीं है। सर्वोदय का मतलब होता है कि सरकार से ही फ्री, ऐसा गवर्नमेंट का फीलिंग ही ना हो, सरकार से ही मतलब फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब ऐसा नहीं हो कि लगे कि हम शासित हो रहे हैं, मेरे ऊपर कोई शासन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब कि पावर का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्ति इतना जगह विभाजित हो कि सारे लोगों को लगे कि कोई मुझे कोई मेरे ऊपर शासन नहीं कर रहा है, शासन तो मेरे पास है, शक्ति तो मेरे पास है, शासन मैं खुद मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सर्वोदय के द्वारा लोगों के अंदर एक फीलिंग आता है कि हम किसी दूसरे लोग के द्वारा शासित नहीं है, मेरे ऊपर कोई दूसरा लोग शासन नहीं कर रहा है, हम खुद अपने ऊपर शासन कर रहे हैं। सर्वोदय के अंदर यह फीलिंग आता है, एक फीलिंग को क्रिएट किया जाता है लोगों के अंदर कि मेरे ऊपर कोई दूसरा लोग शासन नहीं कर रहा है, मैं खुद अपने आप को शासन कर रहा हूँ। और उसके बाद उनका जो विश है, उनका जो इच्छा है, वो उनके अनुसार हो रहा है। जो भी, मतलब हम जो चाह रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा जो इच्छा कुछ है और मेरा इच्छा के अनुसार मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, गवर्नमेंट का जो इच्छा है वही मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं है। अर्थात अपने जीवन को अपने इच्छा के अनुसार जीना, एक मतलब लीगल वे में, ऐसा नहीं है कि इलीगल वे में कि एक कुछ भी मेरे मन में ऐसा कर दिया और फिर मैं अपने जीवन को उसी तरीके से जीने लगूँ, ऐसा नहीं है। एक लीगल वे में, एक पॉलिटिकल वे में। तो उस तरह से अपने इच्छा के अनुसार, अपने अनुसार लोग जब जीते हैं तो सर्वोदय का एक कंसेप्ट आता है। इस सर्वोदय के अंतर्गत गवर्नमेंट को एक लिमिटेड पावर होगा, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड पावर होगा, गवर्नमेंट के पास कुछ ही पावर होंगे जिसे कि वो अप्लाई कर सकता है, और यह जो पावर होगा वो डिसेंट्रलाइज होगा। गवर्नमेंट के पास एक तो लिमिटेड पावर होगा और बाकी का पावर डिसेंट्रलाइज होगा, बाकी के जितने भी शक्ति होंगे वो अन्य जगह, वो सेंट्रलाइज, मतलब अन्य जगह उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उन्हें बांट दिया जाएगा दूसरे संस्थानों में। इस तरह से हम लोग सर्वोदय के अंतर्गत एक ऐसा सामाजिक राजनीतिक संरचना पाते हैं जिसमें राजनीति के जगह लोकनीति स्थापित होता है। मतलब राजनीति के जगह लोकनीति। राजनीति मतलब क्या होता है कि पॉलिटिक्स ऑफ पावर। हम लोग राजनीति को परिभाषित करने के क्रम में हम लोग पढ़े हैं कि राजनीति क्या है, तो शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष है राजनीति। तो इस तरह से पॉलिटिक्स ऑफ पावर के जगह पॉलिटिक्स ऑफ पीपल को स्थापित किया जाता है, कि मतलब कि राजनीति के जगह पे लोकनीति को स्थापित किया जाता है।
उसी तरह से राज शक्ति के जगह पर लोक शक्ति को स्थापित किया जाता है। राज शक्ति मतलब कि पावर ऑफ स्टेट, स्टेट का पावर, स्टेट के पावर की जगह पे लोगों का पावर, पावर ऑफ पीपल, मतलब कि राज शक्ति की जगह पर लोक शक्ति को स्थापित किया जाता है। इस तरह से सर्वोदय के अंतर्गत हम लोग सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर को पाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जेपी के सबसे महत्वपूर्ण विचार को समझने का कोशिश करते हैं। जेपी का सबसे महत्वपूर्ण विचार था संपूर्ण क्रांति का विचार, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में टोटल रिवॉल्यूशन का विचार बोलते हैं। तो इस तरह से जेपी का सबसे महत्वपूर्ण विचार है टोटल रिवॉल्यूशन का विचार, संपूर्ण क्रांति का विचार। तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि जेपी का यह संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति का विचार सर्वप्रथम विनोबा भावे 1960 में प्रस्तुत किए थे। 1960 में सर्वप्रथम विनोबा भावे ने प्रस्तुत किया था इस संपूर्ण क्रांति के विचार को। लेकिन प्रैक्टिकल वे में एक एक्सपेरिमेंट के रूप में जेपी ने इसे कार्यशैली के रूप, मतलब एक प्रयोग के रूप में जेपी इसको सोसाइटी के बीच में लाते हैं और इसे एक वास्तविक प्रारूप देने का कोशिश करते हैं जेपी। तो होता क्या है कि 1975 में जेपी टोटल रिवॉल्यूशन को स्थापित करने का कोशिश करते हैं सर्वोदय के आधार पर। सर्वोदय जो उनका कंसेप्ट था कि एक सोसाइटी में एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, शासन का एक ऐसा संरचना होना चाहिए जिसमें कि सबसे जो निम्न स्तर का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके पास ज़्यादा पावर होना चाहिए, जैसे ग्राम सभा। यही सर्वोदय का कंसेप्ट है। तो इस सर्वोदय के कंसेप्ट के आधार पर ही जेपी 1975 ईस्वी में सर्वप्रथम वो इसके प्रयोग में लाना चाहते हैं। होता क्या है कि 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाया जाता है इंडिया में। इंदिरा गांधी की सरकार डिक्टेटरशिप के रास्ते पर चलने लगी थी। तो इस दौरान 1975 ईस्वी में एक इमरजेंसी लगाया जाता है इंडिया में, और इस इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन हो जाती है। मतलब कि गवर्नमेंट पूरे पावर को सीज कर लेती है, अपने पास पावर को सेंट्रलाइज कर लेती है और अपने ही अनुसार, गवर्नमेंट अपने अनुसार वो हर एक काम करती है। किसी के पास कोई डिसीजन लेने का शक्ति नहीं था, किसी के पास कोई पावर नहीं था ऑल ओवर इंडिया भर में, ना स्टेट के पास था और न किसी के पास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। इस तरह से 1975 में इमरजेंसी लग जाता है इंडिया में, और उसी समय जेपी एक अच्छा मौका पाते हैं उस टोटल रिवॉल्यूशन को लॉन्च करने के लिए। संपूर्ण क्रांति को उसी समय एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि उसी समय संपूर्ण क्रांति लाया जा सकता है। जब 1975 ईस्वी में एक इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, तो जेपी को एक अच्छा मौका मिलता है एक संपूर्ण क्रांति को स्थापित करने के लिए इस देश में। जेपी का यह संपूर्ण क्रांति राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिए था। जो भारत में एक राजनीतिक व्यवस्था चल रहा था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम और एक सेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम, उस चीज को बदलने के लिए था। तो भारतीय राजनीति को और भारतीय अर्थव्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास था, एक कोशिश था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिवॉल्यूशन का पॉलिटिकल स्फीयर क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या रहा। तो पॉलिटिकल स्फीयर में किस तरह से रिवॉल्यूशन किया गया। तो इस रिवॉल्यूशन के द्वारा पावर लोगों में डिसेंट्रलाइज होगा, सर्वोदय ऑन द बेसिस ऑफ सर्वोदय, इंप्लीमेंटिंग द सर्वोदय मॉडल, मतलब कि सर्वोदय मॉडल को प्रस्तुत करना, मतलब कि लागू कर देना सर्वोदय मॉडल को, तभी तो भाई पावर डिसेंट्रलाइज होगा। एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इलेक्टोरल सिस्टम, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी को हटा देना। कोई पॉलिटिकल पार्टी, पहले ही बात कर चुके थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा। जब वो पिरामिड मॉडल को स्थापित किया जाएगा उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा, केवल सिर्फ और सिर्फ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। सबसे ज़्यादा पावर लोकल लेवल पे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर होगा। इस तरह से पॉलिटिकल स्फीयर में चेंज लाने का प्रयास था। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में किस तरह का चेंज लाने का बात किया जाता है। तो इकोनॉमिक स्फीयर में डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की बात की जाती है, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। जिस तरह से पॉलिटिकल स्फीयर में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की जाती है, उसी तरह से इकोनॉमिक स्फीयर में भी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की बात की जाती है। मतलब कि इकोनॉमी कुछ लोगों के हाथ में इकोनॉमी बेस्ड न हो। जैसे मान लीजिए कि कुछ उद्योगपति हों,
5-6 उद्योगपति हैं और उन्हीं उद्योगपति को पूरा इकोनॉमिक एक सिस्टम है वो रन करने के लिए, वो चलाने के लिए दे दिया गया। सारा का सारा इंडस्ट्री 4-5 लोगों के हाथ में है। तो ऐसा नहीं होगा। अर्थात धन का जो संचयन है वह संचयन कुछ लोगों के हाथ में नहीं होगा। सारे लोग काम करेंगे, सारे लोग का पार्टिसिपेशन होगा। इस तरह से जितने भी लोग होंगे अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने में एबल होंगे। उनके जितने भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, आम पब्लिक का जो सिटीजन्स हैं, उनके जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो अपने आप को फुल करने के लिए एबल महसूस करेंगे, एबल होंगे वो। इस तरह से सोसाइटी जो बेस्ड होगा वह कंसेप्ट ऑफ संपत्ति दान पर बेस्ड होगा। एक ऐसा कंसेप्ट जो संपत्ति दान, मतलब कि संपत्ति जिसके पास ज्यादा होगा, जिसके पास जमीन ज्यादा होगा, जिसके पास जो भी संपत्ति ज्यादा होगा वो संपत्ति दान करेगा। स्पेशली ये लैंड के मामले में ज्यादा था। स्पेशली लैंड के, जब भूदान आंदोलन चलाते हैं विनोबा भावे, तो वे संपत्ति जो भूदान आंदोलन था इसी संपत्ति दान का पार्ट था। तो इस तरह से संपत्ति दान पे बेस्ड होगा। जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगा वो दान करेगा, और दान जब करेगा तो वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास संपत्ति नहीं होगा। इस तरह से हम लोग टोटल रिवॉल्यूशन को देखते हैं, संपूर्ण क्रांति को देखते हैं। यह संपूर्ण क्रांति पॉलिटिकल स्फीयर में और इकोनॉमिक स्फीयर में करने की बात की जाती है। तो हम लोग जेपी के टोटल विचारों को समझ चुके हैं। अब चलते हैं, अब इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।